तो उसके जो कट्स हैं, उसकी जो कटिंग है ना, वो अच्छी नहीं होगी। क्योंकि आप समझिए कि वो इतना गिलास का बना हुआ है, 5-10 रुपए का, 20 रुपए का वो होगा, 50 रुपए का होगा। तो उसमें कारीगर 200-250 रुपए की अपनी कटिंग की मेहनत तो नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको कटिंग करनी है, लेयर वाइज कटिंग करनी है, 4-5 लेयर की कटिंग करनी है। तो हो सकता है 2 ही लेयर की कटिंग हो, 1 ही लेयर की कटिंग हो। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं गोमेद का पार्ट 2। प्रैक्टिकली उसको सब समझते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आगे देखिए कि सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि फेक, ट्रीटेड, सिंथेटिक जो जेमस्टोन है उनके बारे में कैसे पता करें, वो किस तरीके के होते हैं, इसमें ठगी किस किस प्रकार की हो सकती है। तो देखिए, इसमें अलग अलग क्वालिटी तो होती हैं। अमूमन जो है गोमेद में इतनी ज़्यादा ठगी नहीं होती। हाँ, क्वालिटी के ऊपर ज़रूर बहस हो सकती है या ओरिजिन के ऊपर बहस हो सकती है। यहाँ पर ये क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, पन्ने की तरह, पुखराज की तरह, नीलम की तरह, तो इसमें जो ट्रीटमेंट वगैरह है कम होता है, क्योंकि उतने पैसे ही उनको नहीं मिल पाएंगे। फिर भी इसमें फेक आते हैं। तो कैसे फेक हो सकते हैं कि बिल्कुल जी कलर्ड ग्लास है, पॉलीमर है, लैब ग्रोन है, सिंथेटिक है, हीटेड, ट्रीटेड है, डाइड है, स्पेशली सिलोनी, क्योंकि सिलोनी जो है आपका महंगा है। उसमें जो नॉन हीटेड, नॉन ट्रीटेड, नॉन डाइड होगा वो तो बहुत ज़्यादा महंगा है। उसमें क्या है, ग्लास फिल्ड, रंग को निखारने के लिए, उसकी जो जालियां हैं उनको भरने के लिए वो ट्रीटमेंट होता है। इसलिए सिलोनी से थोड़ा हम बचते हैं। तो इसमें ग्लास फील्ड मैंने आपको बताया ही, डाइड मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा क्यूबिक जिरकन, बिल्कुल जो जिरकन होता है बहुत ही सस्ता होता है। इमिटेशंस हैं और कुछ और ऑल्टरनेट्स हैं, ये भी आपके मार्केट में अवेलेबल है। आपको एक बात ये याद रखनी है कि जो भी चीप नग होगा, सस्ता नग होगा, घटिया नग होगा, चाहे आपको महंगा दिया जा रहा है, लेकिन जो बेचने वाला है उसने तो यूजुअली सस्ता ही लिया होगा, आपको बुद्धू बना रहा है ना वो। तो उसके जो कट्स हैं, उसकी जो कटिंग है ना, वो अच्छी नहीं होगी। क्योंकि आप समझिए कि वो इतना गिलास का बना हुआ है, 5-10 रुपए का, 20 रुपए का वो होगा, 50 रुपए का होगा। तो उसमें कारीगर 200-250 रुपए की अपनी कटिंग की मेहनत तो नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको कटिंग करनी है, लेयर वाइज कटिंग करनी है, 4-5 लेयर की कटिंग करनी है। तो हो सकता है 2 ही लेयर की कटिंग हो, 1 ही लेयर की कटिंग हो। तो हमेशा आपको महंगे अगर आपके नग हैं तो उसमें कटिंग पे ध्यान देना है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, ज्योतिष के हिसाब से हमें ब्यूटिफिकेशन पे नहीं जाना है। हीटेड, ट्रीटेड, ये वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, उसमें बड़ी बहस है। मेन मुद्दा ये है कि आप ज़्यादा ब्यूटी के चक्कर में मत रहिए। रत्न अच्छा होना चाहिए, उसकी ग्रेविटी अच्छी होनी चाहिए और आपके लिए वो काम करे। हाँ, इसी में यदि केवल हम जेम स्टोन की कलर थेरेपी की बात करते हैं, एक तो हमारा हो गया कि ग्रहों के हिसाब से, और इसी में हमारी जो क्रोमा थेरेपी है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, और भारत में भी बहुत सारे जो रत्न विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो कलर थ्योरी को भी मानते हैं कि मूंगा लाल रंग का है, हमारा हेसोनाइट जो है वो गौमूत्री कलर का या हनी कलर का है, या लाइट आपका ब्राउनिश कलर का है, कि ये इस तरीके से काम करता है। तो उनके हिसाब से तो हीटेड, ट्रीटेड डाई सही है, क्योंकि कलर और ज़्यादा इनहांस हो गया। और एक बात आपको और याद रखनी है कि धरती के अंदर भाई सुपर हीट ही तो है, चाहे नेचुरल है, वो हीटेड ही है। और इतना ज़्यादा हीटेड है, लावा है, वो तो बाद में पानी के संपर्क में दूर हट के ठंडा हो रहा है और उसके जो मिनरल्स हैं, जेम्स बन रहे हैं, और जेम्स के बीच में जो इंट्रूजन है और जो मिनरल्स उसमें घुस रहे हैं, पायराइट घुस रहा है, या उसके अगल बगल और जो चट्टान रही और जो आपका मिनरल रहा वो भी उसके अंदर घुस ही रहा है। तो इसमें यहाँ पर एक अपनी रिसर्च और बहस की बात है कि हीटेड, ट्रीटेड जो है वो आदमी उसको कितना अच्छा माने, कितना अच्छा ना माने। ज्योतिष में हम इस चीज़ से बचते हैं। कॉस्मेटिकली आपको पहनना है, कलर थ्योरी के हिसाब से आपने पहनना है। तो हीटेड, ट्रीटेड जो है ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, उनके रंग इतने ज़्यादा खिल जाते हैं और वो सस्ते भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये आपकी अपनी समझ है, तो इसको हम देखेंगे। और ये इतनी एडवांस अब हीटेड, ट्रीटेड और बाकी चीज़ें हो गई हैं कि जो नए ज्वेलर हैं वो भी कई बारी धोखा खा जाते हैं। यहाँ तक कि हीरे और मोजोनाइट को अगर हम मिक्स करके एक ढेरी करके छोड़ दें
तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि कोई ज्वेलर जो है वो लैब ग्रोन डायमंड को और डायमंड को पहचान सके। केवल लैब से ही आप उसको पहचान सकते हैं। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी बताया। फेक, ट्रीटेड, हीटेड जो है, थोड़ा सा आपको आइडिया आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा इसमें ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल खिला सा है, ये कुछ अलग ही टाइप का इसमें कटिंग है, सिट्रिन टाइप की कटिंग है। ये कुछ आप देखेंगे कि ये कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है, कुछ अलग ही टाइप की इसमें लाइटें हैं। तो अलग अलग तरीके के आपको यदि अनुभव हो तो आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं कि ये गोमेद है असली या नहीं है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप कहेंगे गुरुजी इतना तो समझ आ गया, रत्न के बारे में पता चल गया, उसके उपरत्न के बारे में पता चल गया, उसकी माइन के बारे में पता चल गया, उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल गया, फेक किस तरीके से हो सकते हैं ये पता चल गया। अब इसको पहने तो पहने किस हाथ में, किस धातु में पहने, किस उंगली में पहने और कितना भारी पहने। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो गोमेद या उसका उपरत्न है वो 5 रत्ती से ऊपर का पहनिए। पंच धातु में या लोहे की अंगूठी में जड़वा लीजिए इसको। इसमें राहु का बीज मंत्र जो है मैंने आपको लिख दिया है। इसको आपने मिडिल फिंगर में, जो आपकी बीच की उंगली होती है, एक तरीके से शनि वाली जो उंगली होती है, ये जो सबसे बड़ी आपकी उंगली होती है, ये इसमें आपको पहनना है। इसमें आप लेफ्ट हाथ में भी पहन सकते हैं, राइट हैंड में भी पहन सकते हैं। थोड़ा सा विचार ये करना पड़ता है कि आपने और रत्न तो नहीं पहने, तो आप किसी ज्योतिषाचार्य या रत्न विशेषज्ञ से इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी कुछ रत्न पहने हुए हैं, किस हाथ में पहने हैं, तो वो हम साथ में पहने या अलग पहने, क्योंकि जो ग्रह हैं और जो नग हैं उनकी आपस में मित्रता, समता और दुश्मनी है। तो हमने ये देखना है कि कहीं शत्रुता के चक्कर में हमने अगल बगल तो नहीं पहन लिया, तो अलग अलग हाथ में क्या हमने उसको पहनना या पहनना ही नहीं है, या हमने उसके साथ ही पहनना है। तो इस पर थोड़ा सा विचार करना होता है। और ये भी मैंने आपको एक पुरानी बुक से दे दिया है कि जो हमारा राहु गोमेद है, यूजुअली उसको पंचधातु लोहे में आप पहनिए। बहुत सारे लोग राहु और जो केतु है उसको चांदी में पहनने की सलाह देते हैं, उसमें भी आप पहन सकते हैं। मेरा मानना कुछ अलग है, क्योंकि जो चांदी है उस पर पूरा का पूरा वो किसको दर्शाता है, वो दर्शाता है चंद्रमा को। मून, चंद्रमा, चांदी, सिल्वर, ठीक है ना। और जो हमारा राहु केतु है और स्पेशली केतु है, वो किसको ग्रसित करेगा, वो करेगा चंद्रमा को। राहु किसको ग्रसित करेगा, मेनली है तो दोनों एक ही राहु केतु, चंद्रमा और सूर्य उनके परम दुश्मन है। क्यों है, इसकी स्टोरी आप मेरी पहले की वीडियो में सुन ही चुके हैं। तो राहु को भी हम पंचधातु में करें, जिसमें बहुत कम जो है हम नामात्र का सोना और चांदी मिलाते हैं, बाकी तांबा, कांसा और लोहे का ज़्यादा समागम होता है। क्योंकि पूरा का पूरा आप सोने में बनाएंगे तो सूर्य, और सूर्य पे तो ग्रहण लगाता है राहु। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बारीकी की है समझने की। आप केवल ये मत समझिए कि स्टाइल के लिए और हमारे पास पैसा है, लग्जरी है और आपका सामर्थ्य है, भगवान ने आपको इतना सामर्थ्य दिया है कि मैं सोने में गोमेद धारण कर लेता हूँ। या पंचधातु अष्टधातु तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, छोड़ो, सीधे चांदी मिलनी तो बहुत ईजी है, सब लोग चांदी में काम करते ही हैं, कि चांदी में आपने बना लिया। तो इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आपकी जो है अंगूठी प्रिपेयर होती है। अलग अलग डिज़ाइन है, तो ज्योतिष में तो आप ज़्यादा मत समझिए। डिज़ाइन आपका अच्छा बन जाए तो सोने पे सुहागा है, वरना आपका जो एक अच्छा सा रत्न है आपकी उंगली में अच्छे ढंग से बैठ जाए और पीछे से टच करे तो वो ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा टाइट आप उसको मत करवाइएगा, वरना आपका जो मांस है वो 6-8 महीने 1 साल में जो है सफ़ेद पड़ जाएगा। और उंगलियां भी जो आपकी मोटी पतली होती हैं अलग अलग सीज़न के हिसाब से, तो आपका खून का संचार भी रुक जाता है। तो थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान देना है। इसमें एडजस्टेबल रिंग्स भी आती हैं। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जरूर होता है एडजस्टेबल रिंग्स का, लेकिन उसके अपने फ़ायदे भी हैं। तो आप एडजस्टेबल जो रिंग्स हैं अपने आप ही थोड़ी छोटी बड़ी उनको आप कर सकते हैं, उस दिशा में भी आप देख सकते हैं। और कईयों के क्या दिक्कत होती है कि जो उंगलियां हैं उनके जो गांठें हैं वो मोटी हैं और नीचे का हिस्सा पतला है। तो क्या होगा कि यहाँ से तो आपने गांठ की वजह से चौड़ी बनाई, और जब वो अंदर गई तो हिलते रहेगी, कभी वो इधर घुस जाएगी काम करते हुए, कभी इधर चले जाएगी, इरिटेशन होता रहेगा आपको। तो उसमें भी जो आपकी एडजस्टेबल है जो रिंग्स हैं वो अच्छी हैं। अब देखिए मॉडर्न टेस्ट, जो लैब कार्ड आपको लैब में टेस्ट होता है उसकी तो हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं गोमेद के पुराने समय में कैसे परीक्षण होते थे। तो पुराने समय में माना यह जाता था कि गाय के मूत्र में, गौमूत्र में 24 घंटे तक अगर हम गोमेद को रखते हैं तो जो गौमूत्र का कलर है वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से
जब हम अपनी सॉ डस्ट में, लकड़ी की डस्ट में, जो लकड़ी का बुरादा है उसमें जब हम हेसोनाइट गार्नेट को, अपने गोमेद को घिसते हैं, तो जो उसका इमिटेशन है, जो उसकी लस्चर है, वो सेम रहती है, बढ़ जाती है, घटती नहीं है। तो बहुत सारे जो फेक है, सिंथेटिक के हैं, पॉलीमर के हैं, ग्लास के हैं, वो आप देखोगे कि वो कांतिहीन हो जाते हैं, उससे पता चल जाता है। और जो आपका ओरिजिनल गोमेद है वो बरकरार रहता है, वैसे उसमें शाइनियाँ बढ़ जाती है। इसी तरीके से पुराने समय में जो हमारा टच स्टोन था, जिसको हम कसौटी कहते हैं, जिसपे सोने को घिस के देखा जाता था, लकीर ऐसे घिस के असली है या नकली है, तो इस पे भी घिस के देखा जाता है। पर यूजली आप तो अपने नक को घिसेंगे नहीं, क्योंकि उससे टूटने का या खराब होने का भी एक खतरा होता है। इसी तरीके से गाय के दूध में गोमेद को रखकर उसको जब सूरज की रोशनी में हम रखते हैं, तो देखते हैं कि गाय का जो दूध है वो येलो ह्यू का, येलो उसमें रोशनी आ गई, येलोइश वो हो गया है। तो उसमें भी माना जाता है कि जो हमारा हेसोनाइट है, जो हमारा गोमेद है, वो असली है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर लैब टेस्टिंग की हम बात करें, चाहे वो इंटरनेशनल लैब टेस्ट हो या हमारे बहुत सारे अच्छे इंडियन लैब टेस्ट या इंडियन गवर्नमेंट लैब टेस्ट, तो उसमें अलग अलग फीस है। मोटा मोटी जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि जी GIA का सर्टिफिकेट, अरे भाई इतना इजी थोड़ी है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन सारी, महीना 1.5 महीना तो भेजने में आने में लगेगा। और फिर फीस देखिए कि 2-2, 5-5 कैरेट की 7,000, 11,000, उसमें और भी कई टाइप की फीस है, इंटरनेशनल कोरियर चार्जेस हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो बहुत हाई एंड बाहर के लैब हैं, जितने का आपका गोमेद नहीं है उससे कई ज़्यादा गुना तो लैब टेस्ट के हो जाएंगे। तो कई प्रश्न ऐसे आते हैं कि जी लैब टेस्ट कहाँ की होगी, GIA की मिल रही है? जो बिल्कुल मिलेगी। अगर आप GIA की पैसा पूरा और उतना कोई भी आपका ये लैब टेस्ट के लिए भेजेगा तो 100% एडवांस लेगा, अपने सिर पे तो वो करेगा नहीं। बाहर आप भेज रहे हैं, खो गया बीच में, तो उसका हैवी इंश्योरेंस भी आपको कराना है और वहाँ जाएगा, होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बस ऐसे ही वीडियो देख देख के आप पूछ लेते हैं। हाँ, कोई 1-2 मिलियन, 5 मिलियन का डॉलर का, वो भी 5 मिलियन डॉलर का, यदि कोई बहुत महंगा कुछ हीरा है, पन्ना है या कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ है, उसको लोग कराते हैं, ऑब्वियस सी बात है, और बहुत अच्छे लैब में ही कराना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको इंटरनेशनल लैब की स्टोरी बता दी, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन पे ऐसा पूछते हैं कि देखिए कितना ज़्यादा महंगा है, 7,000, 11,000। अब आपका 5 से 7 आप कैरेट का लोगे तो 11,000 रुपये, तो यही फीस हो गई, और बाकी भी उसकी है। अब आप एक्सप्रेस सर्विस, आपको तो जल्दी है, तो 31,000 रुपये फीस हो गई। देखिए 32,000 ही हो गई करीब करीब। लेज़र इंस्क्रिप्शन भी उसमें आपने कराना है कि भाई आप लेज़र से भी छाप दो, अब हीरा है या पन्ना है या कुछ, तो उसमें भी 3,000 रुपये का और खर्चा हो गया। और ये सब देखिए, ये उतने ज़्यादा महंगे वाले नगों के लिए रेट नहीं है। रेड, स्पाइनल, टॉर्मलिन, सैफायर, रूबी, एमराल्ड, ये सब उनकी फीसें हैं। बाकी हीरे वगैरह की और जो और रेयर नग है उनकी तो और ज़्यादा फीस है। अब हम बात करते हैं इंडियन लैब टेस्ट की, कि इनकी एवरेज फीस क्या है। भाई जो बेसिक से ठीक ठाक से लैब हैं वो 300 से 500 रिटेल में लेते हैं, थोड़े कम उनसे लेते हैं जिनके 100-200 नग B2B में जा रहे हैं। बाकी एक एक रिटेलर से तो यही फीस लगेगी। जो डिसेंट से लैब हैं, जिनका अच्छा नाम है, वो 1,500 से 3,000 रुपये भी ले रहे हैं। उनका अपना ब्रांड है, उनका अपना नाम है, उनके पास मॉडर्न मशीन्स हैं, वो पूरी रिपोर्ट अपने हिसाब से सही ढंग से करते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से चार्जेस रखे हैं अपने रिटेल में। इसी तरीके से कुछ हमारे गवर्नमेंट लैब्स भी हैं, तो उनकी जो है वो 1,000, 1,500, 1,200 रुपये फीस है। उसमें भी भेजना है, वहाँ पे सेटिंग होनी चाहिए, फिर आएगा, कोरियर टाइम का बड़ा कंजम्पशन है। तो लोग यूजली क्या करते हैं कि डिसेंट लैब या बेसिक लोकल लैब से अपनी टेस्ट रिपोर्ट ले लेते हैं, और ये अधिकतर जो हैं आपके लैबों से आप ले सकते हैं। आप गोमेद में, मोती में, मूंगे में, कैट आई में, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे नहीं है। उपरत्न हो गए, सिट्रीन हो गया, फिरोज़ा हो गया, आपका एमेथिस हो गया, इनमें आप ले सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें मतलब ऐसा इशू नहीं है। किसी भी रेप्यूटेड ज्वेलर वगैरह से उससे कह के आप पहले से ही उसका बिल विल रख के आप ले सकते हैं। GST बिल लीजिए ना, 0.25 इसमें GST पड़ता है। जेमस्टोन में बहुत कम GST है, तो 0.25 आप दे दीजिए उसमें पैसा। या फिर अगर GST बिल नहीं
भी कई लोग देते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह कैश में ही आप दुकान में जाके ले लेते हैं, तो जीएसटी का अभी भी कई प्रोडक्टों में इंडिया में नहीं है। इसको भी काट देना थोड़ा सा, है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी रेप्यूटेड सेलर से, जिससे आप जा सकते हैं, अगर कुछ गड़बड़ है, उस पर विश्वास है, तो उससे आप जेमस्टोन ले सकते हैं। लैब की मैंने आपको बता दिया। मॉडर्न लैब में अलग अलग टेस्ट होते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन, एक लूप को यूज़ करके पास से 10x 20x मैग्नीफिकेशन में उसमें उसके कट वगैरह जो टूटा है वो दिख जाता है। उससे और हाई एंड में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, इंक्लूजन की स्टडी है कि इसके अंदर कुछ और तो है नहीं, ग्रेविटी की आपके टेस्ट हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आपके टेस्ट हैं, जिससे पता चलता है कि ये अगर मिलने जुलने वाला नग है एक ही कलर का तो कितनी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि हीरा का जो आरआई है वो अलग है और मोजोनाइट की अलग है, तो इस तरीके से लैब में आरआई के थ्रू पता चलता है कि ये डायमंड है या मोजोनाइट है। इसी तरीके से और जो एडवांस हमारे टेस्ट हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, केमिकल एनालिसिस है, फ्लोरोसेंस एनालिसिस है, यूवी रे से, और पोलराइजेशन देखने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो ये अलग अलग टेस्ट हैं। जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतना ज़्यादा आपका ये जो लैब चार्जेस है वो महंगे हो जाएंगे। इसी में ओरिजिन का भी जो टेस्ट है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, कि आपको किसी केस में ओरिजिन पे जाना है। अब आपको या तो कोई बेचे कि ये जी उड़ीसा का है तो है, सिलोन टच है अफ्रीका का तो है, लेकिन अब सिलोन टच क्वालिटी या दही खाल क्वालिटी कह के आपको श्रीलंका का बेच रहा है तो आप तो नहीं जानेंगे, अधिकतर नहीं जानेगा। लेकिन उस नॉर्मली 99% केसेस में वो ट्रैकेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। तो कंट्री का ओरिजिन जो है बहुत ज़्यादा महंगा है, उसमें भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा और उसकी भी कॉस्ट अच्छी खासी है। तो आप किसी विश्वास वाले से लीजिए। यूजली विश्वास का ही ये सारा खेल है, मैं आपको बताऊं। जो ज्वेलर है वो खुद तो जाता नहीं, वो किसी बिचौलिए से लेगा, वो उससे बड़े बिचौलिए से लेगा जो सप्लायर है, वो उसने कहीं और से लिया होगा, उसने किसी इंपोर्टर से लिया होगा, इंपोर्टर ने किसी माफिया से या जो जैम को कंट्रोल करता है सिंडिकेट उससे लिया होगा। तो ये तो सारा इस तरीके से चल रहा है ना। खदानों में बिना सिंडिकेट के तो कुछ काम है नहीं। आप क्या समझते हैं कि ये जो नग हैं ये अफ्रीका वगैरह से ऐसे ही आ जाते हैं? सिंडिकेट के थ्रू आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्टर उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरीके से पूरी चेन है। तो जो ज्वेलर है या तो वो बहुत पहले टाइम से काम कर रहा हो, उसको अच्छी नॉलेज हो, लैब सर्टिफिकेशन वगैरह वो सारे रखे रहे तो है, वरना कई केसेस में पुड़िया के केस हैं, पुड़िया में नग हैं, वो विश्वास पे ही सारी चीज़ें हैं। और कई बारी तो ऐसा भी होता है कि पुड़िया में नग हैं, 50 नग किसी ने खरीदे, मान लो एक्वा मरीन ही खरीदा, अब वो इंडियन नग तो है नहीं, उसमें डाल दिया कुछ और ना, मतलब उसमें 40 दाने सही हैं एक्वा मरीन के और 10 दाने कुछ और हैं। तो इस तरीके की भी कई सारे इश्यूज होते हैं। तो ये मॉडर्न लैब टेस्ट का मैंने आपको बता दिया। अब आपके आते हैं कुछ FAQs। कितना वेट, बहुत बहस और बहुत विवाद है, पर मोटा मोटी जिसको सब लोग मानते हैं कि भाई 10 किलो के आप हैं तो 1 रत्ती पहन लीजिए, मतलब कि 70 किलो के आप हैं तो 7 रत्ती का आप पहन लीजिए। सिंपल, हीरे को छोड़ के। हीरे में थोड़ा फार्मूला अलग है। तो 70 kg के आप हैं तो 7 रत्ती का आप पहन लीजिए, 60 के हैं तो 6 का आप पहन लीजिए। बॉडी में टच हो ना हो, बिल्कुल होना चाहिए बॉडी में टच, ज़्यादा अच्छा है। पेंडेंट है तो वो भी आप कपड़े के बाहर की जगह अंदर रखिए ताकि टच हो जाए। अंगूठी है तो आप हाथ में आपके टच होनी चाहिए, बढ़िया है। कोई सा भी शेप पहन सकते हैं, बिल्कुल कोई सा भी शेप पहन सकते हैं। राउंड है, ओवल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, हार्ट शेप है, ओवल शेप है, तो ज़्यादा उसमें आप मत फंसिए। अब कैसे ये काम करता है? माना यह जाता है कि वेवलेंथ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और उसको स्कैटर करती है स्किन में। मेरा मानना कुछ और है। वेवलेंथ की तो थ्योरी जो है वो बहुत टाइम से चल ही रही है, लेकिन वेवलेंथ में देखिए कि क्या वेवलेंथ की थ्योरी है कि सन ने आपके जेमस्टोन में आए, कुछ रोशनी उसने ली और कुछ रोशनी जो है प्रिज्म की तरह नीचे आपकी फिंगर में दे दी। तो जो ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट हमारे नग हैं, जैसे कि पुखराज है, नीलम है, इवन गोमेद अच्छा है, उनका तो सही है। मोती के केस में क्या, वो तो अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी एब्जॉर्ब करके, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। मूंगा वो भी ओपेक है।
हकीक, फिरोज़ा। तो ये जो थ्योरी है ये रिफ्रैक्शन की है, लेकिन रिफ्रैक्शन अपनी आँख और दूसरे की, देखने वाले की आँख, इस पे भी काम करती है, उसके माइंड में काम करती है। जैसे हम कहते हैं ना हिप्नोटिक जो क्वालिटी है उसकी, तो हर नग की क्या है कि हिप्नोटिक क्वालिटी है। कलर जो हमारी थेरेपी है उसमें भी यूज़ होता है इसका, कि आप बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपने एक अच्छा मान लीजिए गोमेद पहना है अपने राहु के लिए, तो आपकी कुछ ना कुछ टाइम बाद नज़र पड़ जाती है अपने नग पे, तो आपके माइंड पे, आपकी आंखों पे उसका असर पड़ता है। और पुराने ज़माने में भी आप देखें तो जो रॉयल्टी थी उनके क्राउन में, सॉर्ड में, उनके यहाँ तक कि थ्रोन में नगों के ही वो सारे बने थे। तो यहाँ पर ये भी एक रिसर्च करने वाली बात है कि स्किन में टच होना चाहिए, वेल एंड गुड, वरना जो है इसकी जो थ्योरी है मेरे हिसाब से दैट इज अट्रैक्टिव थ्योरी, जो हिप्नोटिक थ्योरी है अपनी खुद के लिए और जो उसको देखने वाला है उसके लिए। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि गुरुजी अपने नग को एनर्जाइज कैसे करें। तो नेट में बहुत सारे तरीके हैं एनर्जाइज करने के, कि आप उसकी पूजा कर लीजिए, इष्ट के आगे वो रख दीजिए, या इस ग्रह के यंत्र के आगे आप रख लीजिए, 108 बारी उसका आप जप कर लीजिए। इसमें ही जो तांत्रिक वैदिक पुराना तरीका है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप उसका पूरा मंत्र का पुष्करण करेंगे, उसका क्या कहते हैं उत्कीलन करेंगे मंत्रों का। एक नग की जगह आपको 2 नग लेने हैं, एक आप नदी में विसर्जित करेंगे या दान करेंगे, और उसका जो टाइम फ्रेम है, जैसे गोमेद का 3 साल का है, 3 साल के बाद दूसरा धारण करेंगे। यहाँ तक कि जो नवरत्न की अंगूठियाँ हैं, तो हमारे जो गुरुजी हैं वो बताते थे कि पहले के समय में नक्षत्र देखकर एक नवरत्न की अंगूठी में बहुत ज़्यादा साल लग जाते थे। ऐसा नहीं है कि आपने नवरत्न की अंगूठी पहननी है तो एक हफ्ते में बस आपने बनवाई और पहन ली। तो जो राजा महाराजा थे वो वेट करते थे, उनके जो राज पुरोहित थे, कि फलाने नक्षत्र में फलाना नग उसको एनर्जाइज करा जाएगा, वो अंगूठी में लगेगा। सालों साल निकल जाते थे एक अच्छी नवरत्न की अंगूठी को तैयार करने में, एक पर्टिकुलर नक्षत्र के टाइम पे लेके और उसको एनर्जाइज करने में। तो ये विधिवत तरीका है, बहुत अच्छा लाभ उससे मिलता है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यदि आप कॉम्प्लिकेटेड एडवांस विधिवत तरीके से कर सकते हैं, वेल एंड गुड, 90-95% आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसकी एनर्जी। वरना अधिकतर जो लोग हैं वो श्रद्धा भाव से सिंपल तरीके से कर रहे हैं, तो 50-60% तो आपको उसका लाभ मिलेगा ही। तो इस तरीके से जो एनर्जाइज करना है उसके मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। एक है बेसिक तरीका जो लगभग पूरी दुनिया कर रही है, और एक है थोड़ा एडवांस विधिवत तरीका जिसमें आप उसके ग्रह के पूरे पुरुषरण करके जाप करेंगे, हवन करेंगे, उसके साथ साथ 10 संस्कार करेंगे ताकि मंत्र को उत्कीलित करा जा सके। टाइम लगता है इन सब चीज़ों में और एडवांस लेवल का है। तो ये जिस तरीके के आप साधक हैं उस तरीके से आप अपनी चीज़ को पिक कर सकते हैं। अब यहीं पर यह आता है कि पहने पहने एक कोना चिपिंग हो गई, छिल गया, उसका क्या करें? फेंक दें उसको? देखिए महंगा नग है, कोई कुछ भी कहे आपसे, अगर हल्की सी चिपिंग है उसको भेज के घिसवा के सही करा लीजिए। अरे भाई बड़े बड़े जो हमारे हीरे नीलम पन्ने रहे, इतना बड़ा है या इतना है, उसको कटिंग में 2 टुकड़े ही तो करते हैं, ठीक है ना। एक राउंड है तो उसको बीच में काट के 2 फेसेट उसके तभी तो बनेंगे। तो आपका जो नग है वो खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब खंड मतलब अलग अलग टुकड़ों में टूट जाना, और कुछ उसमें हल्का सा गड्ढा हो गया, हल्की सी चिपिंग हो गई, तो घिसवा के उसको 500-600-1000 रुपये या जो भी घिसने वाला लेगा भेजने का, कोरियर वगैरह का, आप घिसवा लीजिए उसको। तो ये काम करने वाले भी आपका नग सही है। पर कोई कह दे कि हल्का सा चिपिंग हो गई, हल्का सा ये हो गया, खंडित हो गया, अब इसको फेंक ही देना है, अब आपका पन्ना पुखराज नीलम बिल्कुल ख़राब हो गया, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि जैम कटिंग जहाँ होती है काट काट के ही होती है। आप उसको दोबारा से सही करवाइए, दोबारा से उसकी पूजा करके दोबारा से उसको एनर्जाइज करके आप पहन सकते हैं। अब यहाँ पर पॉज करके मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रखी है। पक्की रत्ती, कच्ची रत्ती जो है हमारे नॉर्थ इंडिया में मेनली 120 mg की होती है,
और पक्की रत्ती जो है 180 mg की होती है। तो ये आप हमेशा पक्की रत्ती की बात करिए लेते समय। कैरेट जो है 200 mg का एक होता है, तो आप समझ गए कि 1 ग्राम में 5 कैरेट। ठीक है, ये फार्मूला आपको हो गया। हीरे में सेंट, तो आप ये समझ लीजिए कि 1/4 का सेंट का जो है ये 0.25 कैरेट जो है, ये इसके जैसे 4 होंगे मतलब, तो ये बन जाएगा 1 कैरेट। मतलब 25 सेंट, 25 × 4 100 हो गए, तो 100 सेंट का बन गया 1 सीटी, 1 कैरेट। सीटी और केटी को कंफ्यूज मत होइए, मतलब कि कैरेट CARAT कैरेट और KARAT कैरेट। जो कैरेट है ये भार है, भार नापने का है जेमस्टोन का, और जो कैरेट है KARAT ये हमारा गोल्ड कितना प्योर है, 24 कैरेट का है, 23 कैरेट का, 22 कैरेट का है, उसकी यूनिट है। तो आप CARAT और KARAT में फ़र्क उम्मीद है समझ गए होंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। ये मैंने आपको जो मोटा मोटी FAQs थे आपको बता दिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये एक छोटा सा पेज मैंने गोमेद और आयुर्वेद का डाला है। जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुराने उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो सनातन में, हमारे भारत में आयुर्वेद में गोमेद कैसे यूज़ होता था, किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता था। तो कफ है, गैस है, कंस्टिपेशन है, फीवर है, नोज़ की ब्लीडिंग है, मुंह से बदबू आती है, पाइल से, स्किन प्रॉब्लम है, TB है, जॉन्डिस है, आपकी जठराग्नि बहुत हल्की पड़ गई है, आपकी जो मैदा है, माइंड की पावर है वो कम हो गई है, माइंड में फॉगिनेस है, स्पर्म काउंट आपके लो है, सेक्सुअल पावर आपका धातुशय है, तो उन सब में भी इसकी पिष्टी बनती है, इसकी भस्म बनती है। और जो जानकार हैं आयुर्वेद के, वो इसकी भस्म जो है, पिष्टी जो है, वो बना के रेफ़र करते हैं। अनेकों अनेक आयुर्वेद की किताबों में ये वर्णित है। कुछ किताबों के स्क्रीन मैंने यहाँ लगा दिए हैं, और उनमें क्या लिखा है वो भी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा उनके रस के बारे में, उनकी गुटिका के बारे में, उनकी पुष्टि के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दिया है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल का ये क्या कहते हैं आयुर्वेद है, जो हमारे भस्म को लेकर चलता है, तो उसमें हम इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे। ये मैंने आपको, क्योंकि हम कवर कर रहे हैं गोमेद को इन टोटलिटी, ताकि आपको चीज़ें अच्छे ढंग से पता चले, ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे मेन प्रश्न आता है, सब चीज़ आप समझ गए, आपको लेना है गोमेद, तो ये गोमेद लगभग आएगा कितने का? तो देखिए, हम घटिया सबसे निम्न क्वालिटी की तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो खंडित है, दूषित है, नुकसान ही उसका होना है। तो जो थोड़ी सी डिसेंट क्वालिटी है, वो समझिए कि 300 रुपये रत्ती से लेकर 3000 रुपये रत्ती तक जा रही है। डिपेंड करता है, मैंने जैसे आपको बताया कौन सी माइन का है। तो ये इतने ज़्यादा रेट 10x के लगभग क्यों, मतलब इतने ज़्यादा हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? साइज़ नग का, उसका कटिंग किस तरीके की, उसकी क्लैरिटी कैसी, उसकी लस्चर कैसी है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, और उसकी माइन क्या है, उसकी रेयरिटी कितनी है, कितना रेयर है वो, कोई उसमें स्पेशल नग में चीज़ है, उसका ट्रीटमेंट का स्टेटस क्या है, उसकी मार्केट में करंट डिमांड क्या है, जो बेचने वाला सेलर है उसके पास लॉट या पीस, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी सर्टिफिकेशन क्या है। आपको मैंने एक पुराना स्क्रीन भी लगा दिया है। गोमेद का मूल्य जो पुराने समय में बृहद संहिता में, और इसमें जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के मेन गुरु थे चाणक्य, उन्होंने भी अपने अर्थशास्त्र में लिखा है। और आप जान के ताजुब करेंगे कि 5 रत्ती गोमेद को 10 रत्ती स्वर्ण से लेना चाहिए। इतना महंगा होता था एक टाइम में गोमेद। आज के दिन तो आप नहीं लोगे ना कि आपको 5 रत्ती का गोमेद है और 10 रत्ती का स्वर्ण, मतलब करीब करीब आज के दिन कितने का हो गया, 70-75 हज़ार का हो गया। तो एक टाइम में गोमेद जो है, जो नग हैं, धरती से नीचे आने वाले थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलते थे धरती के नीचे। तो कहाँ से जाएगा, नदी नाले किनारों में कोई आ गया तो बात अलग है। तो एक टाइम में देखिए कितना महंगा होता था। तो ये है आपके गोमेद का मूल्य। गोमेदों में आप 50, 100, 200, 500 रुपये रत्ती का मत समझिए कभी भी। कोई भी रेट जो आज के दिन हैं वो कल नहीं रहेंगे। इवन जो बेचने वाले हैं, जो इंपोर्टर हैं, ट्रेडर हैं, बल्क डीलर हैं, B2B में काम करते हैं,
आज के दिन हाथ में जो उनके है, जिस तरीके का लॉट है, उसका एक मूल्य है और वही आगे फिर ज्वेलर आपको बेचते हैं या ऑनलाइन सेलर आपको बेचते हैं। अगली बारी उनके पास भी क्या रेट होंगे उनको भी नहीं पता, उनका भी उस पर कंट्रोल नहीं है। अचानक कहीं युद्ध हो गया, वो माइन ढह गई, उस माइन में आ नहीं रहा, रेयरिटी हो गई। तो ये बहुत सारे फैक्टर जो हैं, ग्लोबल फैक्टर है, लोकल फैक्टर है, ये सब काम करते हैं। आपका मन आना चाहिए उस नग पे, पहली चीज, दिखने में आपको अट्रैक्ट करे, और सच्चा नग होना चाहिए। नग में बस एक ही चीज है, सच्चाई होनी चाहिए उस नग में। मेन चीज नग की यही है, सच्चा नग होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके मूल्य। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, मूल्य के बाद अब सबसे बड़ी बात होगी कि इसको हम पहने या नहीं पहने, और पहने तो हमें अपनी कुंडली में क्या क्या विचार करने चाहिए, तो उसका मैं आपको बताता हूँ। पहले की आप वीडियो देखेंगे तो मैंने ये भी आपको बताया कि हस्तरेखा के हिसाब से, उसमें भी कन्फ्यूजन है, टाइम आपका सही नहीं है, हॉरोस्कोप में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपके राहु के मैंने गुड के और बैड के लक्षण बताए, बैड है तो उसको पैसिफाई करना है, शांत करना है, गुड है तो उसको और ज़्यादा बूस्ट करना है। तो उस तरीके से आप अपना गोमेद जो है धारण कर सकते हैं। हॉरोस्कोप और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेनली अगर आपको खुद आता है, खुद आप इसके सीख रहे हैं, स्टूडेंट है, अभी अभी आपने शुरू करा है, या किसी को आप दिखा रहे हैं, तो इसमें लग्न चार्ट, चंद्र चार्ट, किस नक्षत्र में आप हैं, किस नक्षत्र में राहु है, इसके कुछ स्पेसिफिक आपकी प्रॉब्लम है, बिजनेस जॉब रिलेटेड D10 चार्ट, आपके रिलेशनशिप की अगर इश्यूज हैं तो आपके 7th हाउस या नवमांश चार्ट, आपका करंट की कोई सिचुएशन है तो करंट का गोचर है, ग्रहों की मैत्री है, विरोधी है, वक्री ग्रह हैं, अस्त अवस्था है या किस तरीके की है, मार्गी हैं, उनका क्या अंश है, वो नीच के हैं, उच्च के हैं, केंद्र में हैं, त्रिकोण में हैं, उनकी क्या क्या दृष्टियां आपस में चल रही हैं, वो शत्रु हैं, उनकी क्या युक्तियां बन रही हैं, क्या योग बन रहे हैं, आपस में कोई राशि परिवर्तन उनका है, नीच राजभंग योग है, उनकी क्या महादशा, अंतरदशा, योगिनी दशा और करंट गोचर चल रहा है। ये सभी चीज़ों का मोटा मोटी ध्यान रखा जाता है। आप ये समझिए कि जो जुपिटर, बृहस्पति, वीनस, शुक्र हैं, ये सभी के एक तरीके से मित्र हैं। चंद्रमा यदि अच्छा है, स्वच्छ है, तो वो अच्छा है, और अगर दूषित है, ग्रहण का है, कमजोर है, तो वो पाप बन जाता है। इसी तरीके से जो सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु, केतु हैं, ये नेचुरल खराब माने जाते हैं। मरकरी भी जो है अगर अच्छे ग्रह के साथ है तो अच्छा है, और बुरे के साथ बुरा बन जाता है। राहु केतु जो हैं ये एक फिजिकल प्लैनेट तो है नहीं, छाया ग्रह हैं, तो ये अपने आप में फंक्शन नहीं करते, ये किसी ना किसी के साथ जुड़कर अच्छे या बुरे रिजल्ट्स देते हैं। तो हॉरोस्कोप में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरे 12वें स्थान पर राहु है तो खराब है, मेरे 8वें स्थान पर राहु है तो ये खराब है, मेरे 6ठे स्थान पर राहु है तो ये खराब है, मेरे दूसरे 7वें मार्ग स्थान पर राहु है तो खराब है। खराब भी हो सकता है और बहुत बढ़िया भी हो सकता है। इसी तरीके से एवरेज जनरल थ्योरी क्या है कि 1st हाउस, 5th हाउस और जो 9th हाउस है, इसमें जो कारक ग्रह हैं उनके मूल त्रिकोण देख के रत्न पहनवा दिया जाए, ये एक एवरेज चीज है। इसी में हम 6ठे, 8वें और 12वें, यहां तक कि 10वें, दूसरे, तीसरे, चौथे, 7वें, 11वें ग्रहों के हिसाब से भी नग बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 1, 5 और 9 में हम बहुत ही किस तरीके से चलें, बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव तरीके से चलें। कई बार आपको एग्रेसिव चीजें भी करनी पड़ती हैं लाभ लेने के लिए। तो जिनको अच्छी नॉलेज है वो आपको जरूर ये सजेस्ट करेंगे, वो 1, 5 और 9 से बाहर निकलकर भी आपको चीजें बताएंगे। एग्जाम्पल, बहुत सारी कुंडलियां हैं और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल हिंट देता हूं। सदी के महानायक 8वें में उनका बुध है, उन्होंने जो पन्ना है पहना था, नहीं पहना था। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उनकी रिसर्च करिए, उनकी कुंडली निकालिए कि अरे तो आपके 8वें ग्रह में, 6ठे में, 12वें में पाप ग्रह में है। पाप स्थानों में सबसे ज़्यादा पाप स्थान यही है, शत्रु भाव, मृत्यु भाव और आपका क्या कहते हैं मोक्ष का भाव मान लीजिए, या आप उसको
एक्सपेंस का भाव मान लीजिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा, और नगों को पहन के कई बार बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये एक डिटेल का विषय है, इसमें डिटेलिंग में आपको देखना पड़ता है। तो हॉरोस्कोप को आप इस तरीके से दिखवाएंगे या इस तरीके से खुद उसकी स्टडी करेंगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अलग अलग मत हैं। जो सबसे ज़्यादा चलने वाला मत है कि 4 नंबर आप 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 को पैदा हुए हैं, और इसके साथ यदि आप ट्रैवलर हैं, अंडरग्राउंड आपका कुछ काम है, स्पाई डिटेक्टिव रिलेटेड कुछ काम है, रेवोल्यूशनरी आपकी थॉट्स हैं, मिस्टिक हैं, फोटोग्राफर हैं, प्रिंटर हैं, पब्लिशर हैं, पेंटर हैं, मिरर से जुड़ा कुछ काम है, हंटर हैं, बिग डेटा को हैंडल करने वाले हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, तो भी आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से राहु का गोमेद पहनकर फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको हॉरोस्कोप और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से गोमेद का डिटेल बताई। अंत में अनगिनत बारी मैं रिपीट कर चुका हूं, जाते जाते मैं आपको यही बताऊंगा, बैड राहु उसको शांत करो, पैसिफाई, ओम शांति। गुड राहु उसको बूस्ट करो, उसको उठाओ, ताकि वो और अच्छे आपको रिजल्ट्स दे। एवरेज राहु भी, पाप ग्रह है, पाप ग्रसित ना हो, एवरेज राहु है, ठीक ठाक सा, मतलब न्यूट्रल है, उसको भी आप बूस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मेन चीज़ समझनी है। जिन लोगों ने पहले वीडियो की सीरीज़ छोड़ दी थी किसी के कारण और इसी में सीधे जंप करके आ गए, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि पार्ट 1 राहु इंट्रोडक्शन, इसके ABC 3 वीडियो हैं। पार्ट 2 में 2 वीडियो हैं जिसमें राहु रेमेडीज़ को हमने कवर करा है। पार्ट 3 FG 2 वीडियोज़ हैं जिसमें राहु जेम स्टोन की हमने बात करी है। एक में प्रेजेंटेशन में आपको राहु की पूरी डिटेल दिखाई है, और उसी के आधे पार्ट में जो जेम स्टोन है उसको प्रैक्टिकली करीब से आपको असली नग दिखाए हैं और उसके उपरत्न दिखाए हैं। इसके बाद जो पार्ट 4 है, इसमें राहु की कुछ रियल केस स्टडी, उसमें 2 बहुत फेमस लोगों को हम लेंगे जिसकी जो हॉरोस्कोप है इंटरनेट पे है, और 2 बहुत कॉमन लोगों को लेंगे जो हमारे पास लोग दिखाने आते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि आपके पास रियल केस स्टडी या रियल डेटा नहीं होता, उनकी पूरी हिस्ट्री नहीं होती कि इनके साथ क्या क्या हुआ, क्या है, क्यों है, कैसे है। तो ये एक वीडियो में स्पेशल जो है ये स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगा जो एस्ट्रोलॉजी के अभी नए नए स्टूडेंट्स हैं या सीखना चाह रहे हैं या अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। तो ये एक स्पेशल वीडियो बनेगी। तो इस तरीके से ये राहु का जो है ये पूरा का पूरा एपिसोड एक कवर है। नेक्स्ट वीडियो जो है इसी के पार्ट 2 पे आ रही है, जो सिर से नीचे का पोर्शन है वो है हमारा केतु। तो केतु भी बड़ा खेल खेलता है हमारे जीवन में। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को अभी राहु की नहीं केतु की दशा आने वाली है या चल रही है, महादशा है, अंतरदशा है, तो बिल्कुल ठीक इसी पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम केतु को कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है राहु की ये पूरी सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। आपके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन आए इसके द्वारा। आपके यदि फिर भी कुछ प्रश्न रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या संस्था को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो मेन प्रश्न हैं उनके उत्तर देने की। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।